नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की हमारी मेहमान हैं नंदिनी श्रीवास्तव जी, दिल्ली से फेस टू फेस मैं आज उनका इंटरव्यू ले रही हूं। तो आइए मिलते हैं नंदिनी जी से। नमस्कार नंदिनी जी। नमस्ते अनुसया जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सेम ईयर। जी, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आपने साहित्य में एंट्री की और आपका बचपन कहाँ बीता? मैं मूलतः तो गोरखपुर से हूँ। तो मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ, शिक्षा वगैरह भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुई और अंग्रेजी साहित्य और लिंग्विस्टिक्स से एमए किया मैंने। जी, फिर एमए करा और विवाह हुआ मेरा, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह। हाँ, जी, उसके क्या बाद बात। मैंने अंग्रेजी की शिक्षिका की तरफ 1-1.5 साल गोरखपुर के बहुत सारे प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाया, गाजियाबाद में पढ़ाया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक पे मुझे इवनिंग क्लासेस मिली। ये 2007-8 की बात होती है। जी, बेटी 2-2.5 साल की थी। जी, मैनेज नहीं हो रहा था मुझसे, इवनिंग क्लासेस थी और तब ये मोबाइल नहीं थे, वो मेट्रो का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था और बिटिया बार बार बीमार पड़ती थी, तो फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। रही बात कविताओं की, तो वो मैं 17 वर्ष की आयु से लिखती हूँ और हाँ, लिखती थी अतुकांत कविताएं, कुछ भी मन के भावों को शब्द दे देना, वो थी कविताएं। पर 2014 से मैं जब इस मेन स्ट्रीम में आई, गोष्ठियों में, मंचों पर, टीवी चैनल्स पे, तब धीरे धीरे मैंने सीखा कि गीत क्या होता है, गज़ल क्या होता है, मुक्तक, छंद, दोहा, सोरठा, ये कैसे लिखे जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे प्रस्तुति दी जाती है। तो ये 12 वर्षों का जो ये अनुभव है, वो चूल्हे से एक 37 साल की महिला जो 36 साल की चूल्हा करते हुए किचन से निकलती है और वो फिर अब नंदिनी श्रीवास्तव के थ्रू जानी जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जर्नी है आपकी। तो आप मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ? गोरखपुर में। हाँ, तो आपकी पूरी शिक्षा वहीं से हुई? जी बिल्कुल। मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, 12th तक बायो से पढ़ा और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया। बीएड तो दिल्ली आकर के किया, एमफिल कर रही थी, जो वो बस बेटी की वजह से मैंने जब रिज़ाइन किया तो एमफिल भी करना छोड़ दिया। ओके, जी। तो साहित्य में आपकी किन किन लोगों से मुलाकात हुई और आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ता चला गया? साहित्य तो क्या है, जैसे हम तो ठेठ भोजपुरी परिवार से हैं, हिंदी परिवार से हैं। हम हिंदी पढ़ना लिखना, पापा को देखते थे, पापा भजन लिखा करते थे, उनको सुंदरकांड कंठस्थ था, राम नाम लिखते थे, तो ये चीज़ें तो परिवार से आई। गोरखपुर जो है ना, वो हिंदी भाषी क्षेत्र है पूर्वांचल का, वहाँ भोजपुरी भी बोला जाता है। थोड़ा सा आप 100 किलोमीटर आगे चल जाएंगे, जब 150-125 किलोमीटर अयोध्या आएगा तो अवधी का टच आ जाएगा। तो वो मेरा तो जन्म और मेरा जो भरण पोषण पालन पोषण हुआ है, वो इसी माहौल में हुआ है। इसी मतलब आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य तो मेरे खून में है। तो सीबीएसई से पढ़ी वो, तो मुझे याद है हिंदी की 2 किताबें पढ़ती थी, चलती थी, निहारिका, क्षितिज। फिर धीरे धीरे पापा रेलवे में थे, तो पापा लाइब्रेरी से गोदान लादा, पापा लाइब्रेरी से मैला आंचल ले आदा, पापा लाइब्रेरी से गुनाहों के देवता ले आदा, पापा लाइब्रेरी से मैथिशरण गुप्त के लादा, रश्मि रथी ले आदा। तो पापा लाते थे, वो 1 हफ्ते बाद जमा होता था, तो बस पढ़ते चले गए। आपकी सबसे फेवरेट कह सकते हैं लेखक कौन है? किताबें तो बहुत सी पढ़ी, पर अभी तक जो मन को छूती है, जो इतनी बार पढ़ चुकी, वो है धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता। फेवरेट लेखक तो मैं नहीं कहूँगी कि वो है, कुछ ऐसा है कि प्रेम से संबंधित है या हाँ, इस वजह से? गुनाहों का देवता तो 2 लोगों की प्रेम और त्याग की कहानी है, आप ज़रूर पढ़िएगा। और मुझे पता होता तो मैं ज़रूर ले आती, और मेरी एक पुस्तक भी है, आज के चांद खामोश है, तो ये मैं आपको भेंट करने के लिए लाई भी, मैं लिखूंगी भी इसमें। धन्यवाद। आज फिर चांद खामोश है। तो इसे हम कहाँ ले सकते हैं? अगर फिलहाल तो मैंने जिस पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया है, उनकी ऑनलाइन कुछ नहीं है, मेरे पास है ये पुस्तक। तो भारत में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो मुझे पे करते हैं,
और मैं उनके एड्रेस पे इसको भेज। जब ये पुस्तक रिलीज हुई, मतलब इसका लोकार्पण हुआ, विमोचन हुआ इस पुस्तक का, इस पुस्तक के विमोचन के तीसरे दिन ही मेरे दादी सास जी की डेथ हो गई। अच्छा। उसके बाद मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया, उनकी बाईपास सर्जरी हुई। तो ये 4-6 महीना मेरा बहुत स्ट्रगल में निकला। फिर मेरे दिमाग से निकल गया कि इसको कुछ ऐसा भी करना है। उसके बाद यही रही गया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे संपर्क किया, करीब 60-70 लोगों को मैंने इसकी 250 की कॉस्टिंग है, और जो भी शहर में जितना भी लगता है उसका कुरियर का, कहीं 100, कहीं 50, तो वो मैं पुस्तकें भेज देती हूँ। बाकी किसी और को चाहिए तो मैं ऐसे भी देती हूँ, जैसे आपसे मिली तो। जी 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 जी, ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपकी पुस्तक पढ़ने का मौका मिलेगा हमें। इसमें जो एक अहदो लिखा हुआ है, इकरार में मुझको देखो दोस्तों, प्यार में मुझको देखो, मैं रंगे हाथ पकड़ा जाऊंगा, मेरे अशआर में मुझको देखो। क्या बात है। ये इस पुस्तक की भूमिका राजेश राज जी ने लिखी। जी, बहुत बड़े कवि हैं, गोरखपुर के हैं। हाँ। चूँकि वो मेरे मायके के हैं तो मैं उनको स्नेह से चाचा जी कहती हूँ। जी। तो उन्होंने ये किसी का कोट किया, ये मेरी पंक्तियाँ नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो खामोशी के पार उन्होंने अपना मतलब यहाँ पे आपके इसमें लिखा हाँ, हुआ है। उन्होंने भूमिका लिखी। भूमिका बहुत सारे कवियों ने, अंतर्राष्ट्रीय कवियों ने लिखी थी। जी। नैन शर्मा, विष्णु सक्सेना, जी जी, मुकुल महान, बहुत सारे लोग। तेजिंदर शर्मा, तेजिंदर शर्मा, MBI हाँ, लंदन लंदन, दिल्ली, सर, जी जी। हाँ। ये हिंदी के काफी अच्छे हाँ। ज्ञाता हैं और बहुत His अच्छा family बोलते to हैं। me. अच्छा। He is family to me. जब मैं तेजिंदर शर्मा इनकी जी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं भुला नहीं सकती, मतलब ऐसी दिमाग में बैठी हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि भारतीयों को लगता है कि विदेशों में महिलाएं सिर्फ छोटे कपड़े पहनकर बीच पे लेटी हुई रहती हैं। हाँ, उनके दिमाग में ऐसा बैठा, उन्हें नहीं पता है कि वो महिलाएं क्या क्या ऐसा कर गुजरती हैं जो कि देश के लिए कितना काम आता है। काम। लेकिन उन्हें लगता है, भारतीयों को लगता है कि बस विदेशों में यही हो रहा है और लोग नशे में झूम रहे हैं, और उन्हें नहीं पता है। और अपने भारत को वो कहते हैं कि हमारा भारत बहुत गुणी था गुणी। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, बहुत आयुर्वेद से रिलेटेड, बहुत सारे वेदों से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड, और एक जगह रख दी थी जो कि नालंदा में रख दी थी। और फिर मुगल आए और उन्होंने उसमें आग लगा दी थी। तो मतलब इनका सारा ज्ञान जल गया। लेकिन अब तुम ज्ञान क्यों नहीं ला पा रहे हो? वो ये सवाल करते हैं कि अगर वो जल गई किताबें, ठीक है, तो आप फिर से लिखिए ना। लिखी जा रही है अनसुईया जी। और रही बात कि विदेशों में महिलाओं के बारे में, विदेश में रह रही महिलाओं के बारे में भारतीयों की जो मानसिकता, दरअसल हमारे तेजन सर ये भी कहते कि हमारे जीवन में ना सिनेमा का बहुत प्रभाव है। हमारे सिनेमा ने जो है ना वो विदेश की महिलाओं को प्रस्तुति ही ऐसे किया। देखिए, आज से 15 साल पहले सोशल मीडिया जैसा कुछ नहीं था। हमें अगर आज से 15 साल पहले ये पता चलता कि कोई अनसुईया साहू जैसी महिला है जो सिंगापुर में रहती है, तो मेरी छवि यही बनती कि वो बीच पर लेटी हुई। अरे बाप रे। ये हमारे पिक्चरों ने ऐसा हमें बनाया, ऐसा हमें दिखाया है कि जो घर से चले जाते हैं वो भारत को भूल जाते हैं। वो चिट्ठी आई है वाला गाना जैसा होता है, वो वहाँ पे जाके ड्रग्स की स्मगलिंग ही करते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं, फिर उनको सिंगापुर के जेल से छुड़ाया जाता है। ये भारतीय सिनेमा ने इसकी जो भद मचाई है ना, वो ये उसका असर है। ये तो सोशल मीडिया आने के बाद पता चला है कि बाहरी देशों में भी हिंदी के प्रति कितना काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आज हम कैसे जुड़े? सोशल मीडिया से जुड़े। आपको क्या पता था नंदिनी श्रीवास्तव कौन है? मुझे क्या पता था अनसुईया कौन है? जी जी। तो ये सब इन्होंने जो सिनेमा ने जो बिगाड़ा है ना, बिगाड़ा है, उसको जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। इन्होंने बिगाड़ने में 20-25 साल लगा, लेकिन उसको सुधारने में मुझे लग रहा है ये 2050 आ जाएगा। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तेजिंदर शर्मा जी से और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। बिल्कुल, ये मेरी फैमिली की तरह है। अच्छा। और हमारा पारिवारिक संबंध है, आना जाना है। अच्छा। हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन से और या लंदन के लोगों से जोड़ने वाले मुझे तेजिंदर शर्मा जी हैं। मैं हाई कमीशन ऑफ इंडिया के पटल से 3 बार पढ़ चुकी हूँ। तेजिंदर शर्मा सर की पुस्तक आई थी, उसका जो लोकार्पण विमोचन हुआ था, उसमें मैं थी। इनके साथ एक है, इनके मित्र हैं महिला मित्र, जाकिया जुबैर जी, उनके बारे में काफ़ी बताते हैं।
जी, कुछ प्रेम के बारे में बताएं आप मतलब उन फीलिंग से गुजर भी चुकी हैं और मुझे लगता है कि आप लिखती भी होंगी उनसे संबंधित। प्रेम ही लिखती हूँ मैं। अच्छा। मतलब सब कुछ लिखती हूँ एक्चुअली अनुसुईया जी ना। जैसे कुछ मंचों पे कवित्रियाँ कहती हैं कि मैं प्रेम ही जीती हूँ, ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल आप नहीं, सिर्फ वो एक एक भावना पार्ट को है। कैसे जी सकते हैं? सही बात है। आप माँ हैं तो आप मातृत्व प्रेम वात्सल्य कर को भी देते हैं। जिएंगे। जी, 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 बिल्कुल। आप एक देशभक्त हैं तो आप देशभक्ति को भी जिएंगे, करुणा को भी जिएंगे, जी। हास्य को भी जिएंगे। हम्म, तो ये सारे मेरे गीत हैं। हाँ, वही मैं देख आप रही हूँ। फ्लाइट पे पढ़ते हुए इसे जी, जी, जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम की सारी कथाएं यहाँ पर हाँ। हैं। तो आप मुझे बताएं, थोड़ा सा बताएं कि आप प्रेम को किस तरह से समझते हैं। मैंने जो अपने बारे में इसमें लिखा है ना, हम्म, मेरी आत्मकथा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा इतना शब्द है तो वो सब कंठस्थ होना तो मुश्किल है, लेकिन इसमें कहीं मैंने लिखा है कि प्रेम क्या है। प्रेम सत्य है, प्रेम शाश्वत है, प्रेम वो ऊर्जा है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, प्रेम वो ऊर्जा है, प्रेम वो उम्मीद है जो धरा को अंबर से है, प्रेम वो पॉलन ग्रेन्स हैं जो मधुमक्खी या तितली इस फूल से उठा करके उसको प्रकृति का एक संचार है जो वो प्रेम है। हाँ। प्रेम क्या है आप पढ़ेंगे आपको दिखेगा इसमें कि प्रेम मेरे लिए क्या है। और मुझे लगता है कि प्रेम कोई विज्ञान का नियम नहीं है जिसको परिभाषित किया जा सके। कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। हाँ, प्रेम को जिया जाता है, प्रेम को किया नहीं जाता, प्रेम को जिया जाता है, प्रेम को महसूस किया जाता है। तो प्रेम कोई विज्ञान की परिभाषा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेड फूड बाय द हेल्प ऑफ सनफ्लावर वाटर एंड दिस एंड दो एंड। प्रेम की कभी कोई परिभाषा थी नहीं, ना है, ना हो सकती। प्रेम में बस एक चीज फीलिंग है कि आपको मतलब आपको जिससे प्रेम है वो आपको अनायास अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, उसके होने से आप खुश होते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। कुछ ओशो ने कुछ ऐसी तरह से कहा है कि प्रेम की सिर्फ एक ही परिभाषा है कि भाई उसके इस धरा में होने से आप खुश हैं, और यही चीज उसे प्रभावित करती है कि मेरे होने से किसी को खुशी है, किसी को खुशी है, क्योंकि वो मतलब ये देख रहा है कि उसके अंदर इतने गुण हैं। मतलब जब आप प्रेम में होते हैं तो आपको अवगुण नहीं दिखाई देते हैं। हाँ उसके गुण ही दिखाई देते हैं। और आकर्षण होने के बाद ये प्रेम शुरू होता है या प्रेम के बाद आकर्षण होता है ये पता नहीं, लेकिन प्रेम होने के बाद इंसान खूबसूरत लगने लगता है, वो चाहे जैसा भी है। बिल्कुल। अब चाहे वो माता बच्चे का और माता का प्रेम हो, हाँ, चाहे वो प्रेम तो किसी प्रेमी रिश्ते प्रेम में बंधना नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ। कहते हैं कि माँ के लिए बच्चा उतना ही खूबसूरत होता है चाहे यूनिवर्स के कितने भी बच्चे बिठा दीजिए, वो उसका उनमें बच्चा से सबसे सिर्फ उसका खूबसूरत। बच्चा सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। तो ये सिर्फ एक भावना ऐसी होती है। तो प्रेम की भावना, और माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा बच्चा आया है, मेरा बच्चा है, मैंने उसे क्रिएट किया है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें क्रिएटेड हैं वो यूनिवर्स को बहुत प्यारी हैं। बिल्कुल। तो आप भी प्यारे हैं, हम भी प्यारे हैं, हम सब खूबसूरत हैं उस भावना के तहत। प्रेम की परिभाषा नहीं हो सकती, प्रेम की विशेषताएं हैं, विशेषण है। प्रेम त्याग मानता है, प्रेम करुणा चाहता है, प्रेम सत्कार मानता है, प्रेम सम्मान मानता है, प्रेम आत्मसम्मान भी मानता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं। जी जी जी। तो मैं थोड़ा सा और जानती हूँ, प्रवासी जो भारतीय हैं, मतलब आप प्रवास के बारे में कितना जानती हैं? जैसे आपने सोशल मीडिया ज्वाइन किया तो उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि प्रवासी लोगों से जुड़ी आप और उनसे बातचीत हुई आपकी? बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज में थी तो सोशल ऑर्कुट जैसा कुछ चलता था, और मैं बहुत सबसे पहला वही एक मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, अभी भी हूँ। तो आज से 30 साल पहले मतलब मैं 2001 पास आउट हूँ, MA। तो 99 में ग्रेजुएशन, तो 96-95 में मिडिल क्लास फैमिली में लैपटॉप जैसा कुछ होता नहीं था जो ऑर्कुट आया है अभी। तो उस समय हमें नहीं पता था कि विदेशों में भी हिंदी की सेवा की जाती है। हमें तो ऐसा नहीं लगता था कि उससे या तो मेरा दायरा उतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन सच में जब मैं जुड़ी तो जैसे आप लोग से जुड़ी,
यूके में बहुत सारे, जैसे तेजेंद्र शर्मा सर तो हैं ही, आशीष मिश्रा जी हैं, आशुतोष कुमार जी हैं, एक राहुल अव्यास मेरे मित्र हैं जो लिखते तो नहीं है पर हिंदी के लिए बहुत वो मतलब हमेशा उत्साही रहते हैं, हिंदी के लिए कुछ करते रहते हैं। शिखा वार्ष्णेय जी हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुंवर बेचैन जी के बेटे बहू हैं, प्रगीत जी और भावना जी हैं। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग से हम जुड़े जो विदेशों में रह करके और हिंदी के लिए लिख रहे, पढ़ रहे, हिंदी की सेवा कर रहे हैं, हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित करने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो लोग कहते हैं ना कि हिंदी संकट में है, किसी संकट में नहीं, जब तक हमारे आपके घर में रामचरितमानस है, हमारा धर्म संकट में नहीं है। जब तक आप जैसे लोग विदेशों में हिंदी जैसी संस्था चला रहे हैं, तब तक हिंदी संकट में नहीं है। हाँ, ये है कि हमें उसमें और कार्य करना है, उसको और फलीभूत करना है, उसको और ऊंचाइयों को प्रदान करना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और शायद भगवान निमित्त बनाते हैं, वो किसी चीज़ को जाने नहीं देता है। मतलब हम कहते हैं कि हिंदी क्या होता है ना कि ये कोई भी प्रोपेगेंडा कोई चला ले किसी चीज़ को ख़त्म करने का, लेकिन जब तक वो नहीं चाहेगा कुछ नहीं होने वाला है। और ये एक गार्डन है, मतलब हम कहते हैं ना कि एक तरह का बगीचा है और इसमें तरह तरह के फूल हैं, और जो फूल खिलाए हैं जिसने, वो कोई प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग नहीं हैं कि जिन्होंने फूल खिलाए। ये एक दैवीय शक्ति है जिससे कि जिन्होंने भाषाओं का निर्माण किया या जिन्होंने सिविलाइजेशन का निर्माण किया, ये बनता बिगड़ता जरूर रहा है, लेकिन ये जीवित रहा है हमेशा धारा पर। तो ये जीवित रहेगा और वो किसी न किसी को हमें, मतलब मैं अगर आपको अपनी कहानी बताऊं कि मैं साहित्य से नहीं हूँ, मैं कॉमर्स की हूँ जी। मैं जॉब करती थी, लेकिन सिंगापुर आने के बाद, कोविड आने के बाद एक ऐसी किक लगी है जो कि मुझे भी नहीं पता कि कैसे मैं कविताएं लिखना शुरू कर दिया मैंने, और मैं इस फील्ड में आती चली गई, लोगों से मिलती चली गई, और लोगों से मिलते मिलते इतना ज़्यादा एप्रिशिएशन मिला और इतना प्रोत्साहन मिला कि ऐसे लगा कि नहीं, इसके लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो ये कोई और था जो मुझे राह दिखा रहा था कि तुम इस फील्ड में काम करो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह की जागृति होती है, और वो अपने धर्म के लिए कहें या भाषा के लिए कहें या किसी भी चीज़ के लिए, जो कि वो उठते हैं और अपना कार्य शुरू कर देते हैं, वो उनका सोल पर्पस बन जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये हमें लगता है कि डिवाइन प्रोसेस है और ये चलती रहनी है। तो घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है कि जैसे आपने कहा कि कुछ भी खत्म नहीं होना है। बिल्कुल, कोई कितना भी प्रोपेगेंडा चला ले कि भाई ये धर्म खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बनता बिगड़ता रहेगा, लेकिन ये रहेगा। और प्रेम होने के बाद इंसान खूबसूरत लगने लगता है, वो चाहे जैसा भी है। बिल्कुल। अब चाहे वो माता बच्चे का और माता का प्रेम हो, चाहे वो प्रेम तो किसी रिश्ते में बंधना नहीं है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि माँ के लिए बच्चा उतना ही खूबसूरत होता है, चाहे यूनिवर्स के कितने भी बच्चे बिठा दीजिए, वो उनमें से उसका बच्चा सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो ये सिर्फ एक भावना ऐसी होती है, तो प्रेम की भावना। और माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा बच्चा आया है, मेरा बच्चा है, मैंने उसे क्रिएट किया है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें क्रिएटेड हैं, वो यूनिवर्स को बहुत प्यारी हैं। तो आप भी प्यारे हैं, हम भी प्यारे हैं, हम सब खूबसूरत हैं उस भावना के तहत। प्रेम की परिभाषा नहीं हो सकती। प्रेम की विशेषताएं हैं, विशेषण है। प्रेम त्याग मानता है, प्रेम करुणा चाहता है, प्रेम सत्कार मानता है, प्रेम सम्मान मानता है, प्रेम आत्मसम्मान भी मानता है। तो बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं। जी जी जी। तो हिंदी जो मतलब अदर भाषाएं हैं, वो पढ़ने से आप मनी जनरेट नहीं कर सकते। ऐसा एक माइंड सेट बना हुआ है लोगों के दिमाग में कि आपने कॉन्वेंट से पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, आपको कंपनियों में जॉब लगेगी। तो ये जो सोर्स जुड़ा हुआ है अंग्रेजी के साथ में, ये सोर्स अगर हमारी अपनी भाषाओं के साथ जुड़ जाए तो भाषाओं का अपने आप लोग इसे पकड़ना शुरू कर देंगे या लेना शुरू कर देंगे। तो आप देखिए, भारत में जितनी हिंदी सिनेमाएं बनती हैं, उतनी किसी भाषा की सिनेमाएं बनती हैं। ये सारे एक्टर्स जो हैं वो करते हिंदी की सिनेमा है, लेकिन जब अवार्ड लेने आएंगे तो टूटी फूटी अंग्रेजी सीख करके पढ़ करके मैनेजर से बोलना चाहिए। गाने हिंदी के सुने जाते हैं, अखबार हिंदी का चलता है, सारी न्यूज चैनल्स हिंदी के न्यूज देते हैं। हिंदी में रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार है, बिल्कुल है रोजगार, लेकिन कहीं ना कहीं
उसे उन लोगों को, वो लोग ज्यादा अपने आप को स्टैंडर्ड, ये मानसिकता है, ये ये मानसिकता है जो कि हमें आप लोगों ने बनाई सोच है। है, सोच है ये। जो इर्द गिर्द सोसाइटी में रहते हैं उन्हीं लोगों ने बनाई है कि कॉन्वेंट बड़े अच्छे स्कूल होते हैं। तो ये जो मानसिकता है, इससे लोगों को बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, और इसमें कहीं ना कहीं अब सरकार को भी शामिल होना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ें बनेंगी। देखिए, एक मतलब जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान, भारत पर बहुत सारे देश गुलाम हुए थे, एक समय था बहुत पहले का कि भारत, जो पूरा भारत है और उसके इर्द गिर्द के और भी सारे देश हैं, उन पर मतलब लोगों ने राज किया था, इंग्लैंड के लोगों ने राज किया था। तो भाषा अभी भी क्यों राज कर रही है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसा कहना, जो हम जियोलॉजिकल अगर देखें, जियो फंडामेंटल देखें, तो जो हमारे अब आप यहाँ से कुछ कर रहे हैं, वो आप कंप्यूटर में, वो यूके में भी पहुँच रहा है, आपके सिंगापुर में भी पहुँच रहा है, यूएस में भी पहुँच रहा है। तो वो तो एक मजबूरी हो जाती है कि अंग्रेजी भाषा को हम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज को वो करें। आपको पता है एक बात, ये दिक्कत हिंदी भाषियों के साथ ही है। देखिए, जैसे मैं भोजपुरी, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, मैं आज भी अपने घर में भाइयों से भोजपुरी में बात करती हूँ। हम भोजपुरी बोलने में शर्म करते हैं, लेकिन बंगाली दो मिलेंगे, वो बंगाली बोलने में शर्म नहीं करते। दो कन्नड़ तमिल मिलेंगे, वो नहीं बोलने में शर्म। हम भी बोलने में शर्म नहीं करते, हिंदी हम बोलते हैं धड़ल्ले से। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हमारे कुछ लोग जो हैं, जो हमारे हिंदी भाषी प्रदेश हैं, हमें क्या होगा ना, हमें अपनी सोच को इससे कई स्टेप ऊपर ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये सोचना पड़ेगा कि जो आप सिंगापुर में 50 साल भी रह जाए ना, लेकिन आप कहेंगे भारतीय। बिल्कुल, आपके बच्चे कहेंगे भारतीय। मूल तो मेरा वही रहेगा, जड़ मेरी वही है। ये सोच कि हम अगर अंग्रेजी ज्यादा बोलेंगे तो हम बहुत स्टैंडर्ड ना पे जाएंगे, हम एलीट क्लास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ ये किसी ग्रंथ में, किसी भाषा में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। मैंने बहुत सी माओं को देखा है, वो अब बच्चों को प्रेशराइज करती है कि मैं तो स्कूलों में, मैंने कितने स्कूलों में मैंने बोला कि बच्चे को अगर हिंदी बोलते हैं बच्चे को आप फाइन क्यों लगाते, पेरेंट्स जाओ। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा हुआ। भाई हम अंग्रेज अमेरिका में कॉन्वेंट स्कूल में ज्यादा होती है, कॉन्वेंट में अगर आप होगा, हिंदी सरकारी में बोलोगे तो तो आपको फाइन लगेगा। बिल्कुल। आप सोचो, मेरी बेटी बैंगलोर में रहती है, वहाँ होली की छुट्टी नहीं होती है। होली की छुट्टी क्यों नहीं दोगे आप? हमारा इतना बड़ा त्योहार है। बिल्कुल, होली की छुट्टी नहीं दोगे, वो होली नहीं मनाते, वो होली नहीं मनाते। उसको कन्नड़ तो आएगी नहीं। ऑटो वाला सेम डिस्टेंस का उससे 100 रुपए लेगा, और वहाँ की भाषा में जो लड़की बोलेगी उससे सेम डिस्टेंस का 50 रुपए लेगा। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन हम फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। सर वो ये चाह रहे हैं कि हमारी भाषा भी सीखी जाए। देखिए, आप जिस स्टेट में रहते हैं तो वहाँ की भाषा थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। मुझे ये बात गलत नहीं लगती। देखिए, ये बात ये ऐसा नहीं, ये जो आपने कहा कि ले रहा है, वो पैसे ले रहा है ज़्यादा, वो तो गलत ही है, राइट। लेकिन कि अगर हम उस स्टेट पे रहते हैं तो उसकी अगर भाषा की थोड़ी जानकारी हमें हो जाए तो ये हमारे लिए भी लाभकारी होगा। जैसे मैं महाराष्ट्र में रही हूँ, मैं यूपी से हूँ, मेरे फादर जॉब करते थे मुंबई में, तो हम लोग मुंबई में रहते थे। तो मुंबई में ऐसा है कि वहाँ पर भी यही है कि आप मराठी बोलिए, तो हमें आपत्ति नहीं है, हम बोलेंगे आपके साथ में मराठी, लेकिन आप हिंदी को डिग्रेड नहीं कर सकते। हमारा एक स्कूल था जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड था, तो उसमें सबसे ऊपर वाला फ्लोर जो था वो हिंदी का था, उसके बाद मराठी, गुजराती, ये सारी चीज़ें थी। तो वो बना ही इसी तरह से था क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे बना रखा था कि हिंदी सबसे राष्ट्रभाषा, हम मानते यही थे पहले कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। फिर धीरे धीरे पता चला कि भाई ये तो राजभाषा है। तो बोले राजभाषा से राष्ट्रभाषा तक का सफर कितना है जो कि ये दे नहीं रहे हैं हिंदी को। तो फिर पता चला कि जो साउथ वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं अपनाएंगे, बिल नहीं पास हो पाएगा। तो जो विविधता में एकता थी, ये विविधता में विविधता ही रह रही है। उस एकता को बनाने के लिए आपको भारत की एक भाषा जो बहुत लोग बोलते हैं, जब हिंदी सबको आती होती थी, अब वो सीखना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं सीखना चाह रहे हैं? क्योंकि आप उसको उसका स्थान नहीं दे रहे।
बिल पास नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसमें कुछ मतलब ऐसा रखें कि हमारे जो हिंदी के साहित्यकार हैं, जिन्होंने लेखक हैं, जो वो बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, बंगाली भी है, मतलब हर भाषा महत्वपूर्ण है लेकिन हिंदी ज़्यादा महत्वपूर्ण। हम इंग्लिश को क्यों कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि सारे देशों में बोली जाती है, मैक्सिमम देशों में बोली जाती है, लेकिन हर देश की एक राष्ट्रीय भाषा भी है। तो भारत की हिंदी राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाई जाए, उसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है। हिंद महासागर है, हिंदुत्व है, हिंदुस्तान है, इन सारे नामों से जुड़ी हुई है हिंदी। तो जो भारत के नाम से जुड़ी है हिंदी, तो आप उसे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने से क्यों कतरा रहे हैं।